नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं प्लास्टिक रेन के बारे में। दरअसल इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में अभी अभी आपको देखने को मिली है प्लास्टिक रेन। यानी सर, प्लास्टिक रेन का मतलब क्या हुआ? यानी अब तक आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, आर्टिफिशियल रेन के बारे में, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी हैं यूपीएससी ने और बहुत सारे पीसीएस ने भी। बट अब नया फिनोमिना जो आया है वो आया है प्लास्टिक रेन। समझेंगे इसको कि क्या होता है प्लास्टिक रेन, किस तरीके से, क्या प्लास्टिक रेन में प्लास्टिक की बोतल्स गिरती हैं, क्या प्लास्टिक के बैग्स गिरते हैं, क्या फिनोमिना पूरा होता है वो हम समझेंगे। चलो जी, सबसे पहले तो हम देखें कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होती हैं। माइक्रोप्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं स्मॉलर देन 5 mm, है ना। यानी 5 mm से छोटे प्लास्टिक के जो भी पार्टिकल्स हम देखेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? माइक्रोप्लास्टिक। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक वर्ड जो है ना अभी यूज होगा, तो पहले बता दूं कि मीनिंग क्या है इसका। चलो जी, हिंदी वाले आप यहाँ से भी देख लेना कि 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण जो हवा, पानी और मिट्टी में पाए जाते हैं उन्हें ही माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। सूक्ष्म प्लास्टिक, है ना। तो सूक्ष्म सुघट्टे, वैसे शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो सूक्ष्म माइक्रोप्लास्टिक इनको कहा जाता है, सूक्ष्म प्लास्टिक इनको कहा जाएगा। प्लास्टिक रेन जो है ये क्या हुआ? यानी ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं 5 mm से जो छोटे हैं, वो 5 mm से छोटे पार्टिकल अगर रेनफॉल के साथ अर्थ के ऊपर आ जाएं तो उसे हम क्या कह देंगे? प्लास्टिक रेन कह देंगे। सर हम समझे नहीं कि कैसे ये प्लास्टिक रेन होगी और कैसे। अभी समझा देते हैं आपको, एक नई स्लाइड लेते हैं और अभी आपको हम समझाएंगे कि कैसे माइक्रो प्लास्टिक से रेनफॉल होती है, जिसे प्लास्टिक रेनफॉल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको ये पता है कि रेनफॉल कैसे होती है? चलो, तो रेनफॉल होने में अगर एक जनरलाइज हम करके देखें तो सबसे पहले क्या होता है? कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट्स क्या है सर? कन्वेक्शन करंट यानी अगर कोई वाटर बॉडी है, लेट्स से कि कोई वाटर बॉडी है, यहां पर आपके पास एक वाटर बॉडी है। ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी से पहले क्या होगा कि जब हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा तो यहाँ से जो विंड्स हैं, यहाँ की एयर लाइट होगी, लाइट होके यहाँ की एयर जो है वो राइज करेगी। तो एयर यहाँ से राइज करेगी, राइज करने के बाद में ये एक हाइट तक जाएगी। एक हाइट तक जब ये जाएगी तो वहां जाने से क्या होगा? एयर कब तक राइज करती है? जब तक वो अपने सराउंडिंग से लाइटर होगी। जब वो बहुत ज्यादा हाइट पर चली जाएगी तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो होगा क्या? कंडेंसेशन। क्या होगा? कंडेंसेशन होगा जी। समझ गए सर? कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन से ही क्या होता है? दिस कंडेंसेशन विल लीड टू क्लाउड फॉर्मेशन, है ना। तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यहां पर बादल बनेंगे जी। सॉरी, यहां पर क्या बनेंगे जी? बादल बन गए। लो जी, यहां पर क्या बन गए जी? बादल बन गए क्लाउड कंडेंसेशन से, है ना। ये बन गए क्लाउड्स, हिंदी में कह देंगे जी बादल। चलो जी, कंडेंसेशन का मतलब हो गया संघनन, है ना। और यहां पर क्या हो गया? संवहन, संबंधीय धारा। चलो जी, तो अब जाके जब संघनन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, बादल बन गए, तो ये बादल अब किस में बनेंगे? अब जब ये बादल बन गए तो अब यहाँ पर होगी रेनफॉल, है ना। ये जो बादल, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है कि एयर अब इनको होल्ड नहीं कर सकती है तो ये अर्थ के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं और इन्हें ही कहते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन वर्ड यूज करना कभी भी एग्जाम में, सिर्फ सिर्फ रेनफॉल मत यूज करना, क्योंकि रेनफॉल जब भी आप वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब होगा कि आप सिर्फ सिर्फ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो लिक्विड फॉर्म में आ रही है उसको आप बताएंगे। अगर वो जमी हुई हो तब क्या होगा, है ना। हेल स्टॉर्म, ये सब प्रिसिपिटेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर ये किसके ऊपर आ जाएगा? ये सरफेस के ऊपर अब आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा फिनोमिना होता है रेनफॉल का। तो रेनफॉल का फिनोमिना समझ गए। अब समझते हैं हम प्लास्टिक रेन का फिनोमिना। किसका फिनोमिना समझेंगे हम? प्लास्टिक रेन का। प्लास्टिक रेन में क्या होता है देखो, ये जो 5 mm से छोटे छोटे जो प्लास्टिक हैं, सर 5 mm से छोटे प्लास्टिक आए कहां से? जैसे आपने सिंगल यूज प्लास्टिक यूज किया तो प्लास्टिक का बैग हो गया, है ना। प्लास्टिक का बैग हो गया, है ना। और क्या हो गया? प्लास्टिक की बोतल्स हो गई और तमाम तरीके जो हम कहते हैं कि भाई ये कट्टा
प्लास्टिक का कट्टा है और ये सारी चीजें, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक जो भी आपको दिखने को मिल रहा है, बोतल मिल रही है, ये धीरे धीरे जब डिग्रेड होते हैं, जब ये डिग्रेड हो जाएंगे तो ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बन जाएंगे, और ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो है वो 5 mm से छोटे पार्टिकल जो है ये बहुत ही हल्के होते हैं, और ये विंड्स के साथ, ये जो यहाँ पर एयर राइज कर रही है, इस राइजिंग एयर के साथ ही ये भी कहाँ पर चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे जी, एटमॉस्फेयर में। चलो, जब ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो जब कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन होगा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ऊपर, है ना। तो न्यूक्लियाई ये क्या करेंगे, ये जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियाई प्रोवाइड करवा देंगे जी। लो जी, अब ये न्यूक्लियाई प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा, इसके अराउंड जो वाटर है वो कंडेंस होने लगेगा। लो जी, वाटर कंडेंस हो गया जी, वाटर क्या हो गया, कंडेंस हो गया। अब जब ये वाटर कंडेंस हुआ तो इससे जल्दी से क्लाउड्स बनेंगे, और जब क्लाउड फॉर्मेशन होगी, क्लाउड्स के थ्रू प्रेसिपिटेशन होगी, यानी रेनफॉल, जो भी हेलस्टॉर्म, स्लीट, है ना, ये सारी की सारी जो है जब वाटर के रूप में नीचे आएंगी तो होता क्या है, यही माइक्रोप्लास्टिक उसी क्लाउड के साथ में और उसी रेनफॉल के साथ में कहां पर आ जाएगी, सरफेस के ऊपर आ जाएगी, और इसे ही हम क्या कह देंगे, प्लास्टिक रेन। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्लास्टिक रेन में कोई प्लास्टिक की बोतल जो है वो ऊपर से जो है गिर रही है सरफेस पर, नहीं 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 नहीं, ये जो माइक्रोप्लास्टिक, छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो प्लास्टिक के कण थे, ये जो गए थे एटमॉस्फेयर में, ये रेनफॉल के साथ में वापस सरफेस पे आ जाएंगे, और जो वाटर बॉडीज है, जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, साथ ही साथ जो मरीन वाटर बॉडीज हैं, उनको सबको ये पल्यूट कर देंगे। अब उनमें क्या रहते हैं, जो भी उनमें जो जीव जंतु रहते हैं, जो मरीन है, जो फ्रेश वाटर हैं, उनमें जैसे कोई लेक है, लेक में फिशेस वगैरह रह रही हैं, जैसे कोई मरीन बॉडी है, तो मरीन बॉडी में कोस्टल एरियाज में बहुत सारे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे फिशेस और बाकी के सी क्रिएचर्स। तो उनके लिए ये हार्मफुल है, ये माइक्रोप्लास्टिक को वो एंगल्फ करेंगे, वो अपने पेट के अंदर खा जाएंगे उनको, और उसके बाद में क्या होगा, स्लोली स्लोली वो, आपने बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा ही है, तो बायो एक्यूमुलेशन होता रहेगा, और फाइनली जब कोई बड़ा जीव उनको खाएगा तो वो बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, यानी वो पूरा पोल्यूशन माइक्रोप्लास्टिक का उनके अंदर चला जाएगा। अगर सेम फिशेस को हम ह्यूमंस खाते हैं, ये काली खोपड़ी वाला होमोसेपियंस, सब करा धरा तो इसी का है, अगर ये भी खाता है तो वो माइक्रोप्लास्टिक किसके अंदर चले जाएंगे, हम ह्यूमंस के अंदर भी चला जाएगा। इस माइक्रोप्लास्टिक में जो आप और हम जो स्क्रब यूज करते हैं, तो उसमें स्मॉल स्मॉल वो दाने से जो आपको देखने को मिलेंगे, वो भी माइक्रोप्लास्टिक के ही पार्ट हैं। समझ लो, उन्हें माइक्रो बीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, माइक्रो बीड्स। माइक्रो बीड्स से तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी है कि कैसे ये हार्मफुल होता है ना, क्योंकि इनको ही मछलियां वगैरह बाकी के जो सी क्रीचर्स हैं वो इनको निकल जाएंगे, तो ये उनके लिए सब हार्मफुल होता है। अब समझ में आया कि किस तरीके से ये रेनफॉल होती है, समझ गए। चलो, अब आ जाते हैं हम वापस अपने स्लाइड के ऊपर। चलो, यहाँ तो जो 5 mm से छोटे प्लास्टिक कण है, हवा, पानी, मिट्टी हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं तो विंड्स के साथ चले जाते हैं। अगर जितने हल्के होंगे और विंड्स जो है जितने ज्यादा हल्के होंगे, उतनी ज्यादा दूर तक विंड्स इनको ले जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक का जो आपने पोल्यूशन किया उसकी वजह से आपके यहाँ रेनफॉल हो रहा है, नहीं 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 नहीं, कहीं और के माइक्रोप्लास्टिक या कहीं और के प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से आपके यहाँ भी रेनफॉल हो सकती है। तो अभी इंडोनेशिया के जकार्ता में देखने को मिली है, कल को हो सकता है कि मुंबई और चेन्नई पे भी देखने को मिले, है ना, क्योंकि हम लोगों को सब्जी खरीदने जाने में और दूसरे काम करने में और झोला वगैरह लेके जाने में तो शर्म आती है, और प्लास्टिक का जितना ज्यादा यूज करेंगे उसमें उतने बड़े आदमी माने जाते हैं, है ना। तो और प्लास्टिक का यूज करो बहुत ज्यादा, है ना। चलो, तो देखो, वर्षा के माध्यम से वायुमंडल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक का जमाव, यानी डिपोजिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रोप्लास्टिक वाया रेनफॉल इज कॉल्ड एज प्लास्टिक रेन। वो जो माइक्रोप्लास्टिक थे एयर एटमॉस्फेयर में, वो वर्षा के साथ, रेनफॉल के साथ आ गए और जम गए, आकर डिपोजिशन हो गया उनका सरफेस पर, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक रेन कहेंगे। अभी अभी जकार्ता में 2025 में, हालांकि ये माइक्रो रूप से 22 से ही देखे जा रहे हैं, बट अभी ज्यादा न्यूज में आए हैं, है ना। तो इंडोनेशिया में 15 प्लास्टिक पार्टिकल्स पर मीटर स्क्वायर ए डे में हमको देखने को मिला है, यानी 15 माइक्रोप्लास्टिक कण प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन देखने को मिले हैं, जो रेनफॉल वहां पर हुई है। समझ में आ रहा है आपको। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां का, BRIN, बेडन रिसेट डैन इनोवेसी नेशनल। तो सर ये तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में हो गया, तो इंग्लिश में बताओ। तो नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया जो है,
इसने अभी रिसर्च करी है और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग मल्टीपल पॉलीमर टाइप ऑफ रेन ड्रॉप्स वहां पर आपको देखने को मिली है। जो तटीय क्षेत्र हैं जकार्ता के, इंडोनेशिया के, वहां से जो नमूने लिए गए हैं, जो सैंपल्स लिए गए हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स पाए गए हैं। कहाँ से आते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक, सोर्स कहाँ से है इनका, इन माइक्रोप्लास्टिक का? तो ट्रैफिक डस्ट है, टायर्स जो घिस जाते हैं ट्रक वगैरह ये चलने से, कार वगैरह चलने से, तो वो भी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, वो भी एयर के साथ चले जाते हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। टेक्सटाइल फाइबर से भी ऐसा होता है, आप और हम जो कपड़े पहनते हैं, जब कभी हम कपड़े धोते हैं तो देखना इसको झटकाएंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वो एयर के साथ में चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ओपन बर्निंग किया जाता है, जो लैंडफिल साइट्स होती हैं, लैंडफिल साइट कूड़ा कचरा ले जाके जहां पर डाल देते हैं, जैसे दिल्ली में आप गाजीपुर वाला एरिया देखेंगे और उस एरिया में तो आपको कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, है ना। ये हमारा डेवलपमेंट है, ये किया है हम होमोसेपियंस ने, पूरी पृथ्वी को हमने बर्बाद कर दिया। तो जो ओपन बर्निंग करने लग जाते हैं, तो जब ओपन बर्निंग करेंगे तो उससे जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ में चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और जो वेस्ट निकलता है सिटीज से, उस वेस्ट का मिसमैनेजमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है, वो भी एक इसके लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो ये रेनफॉल हुई है, प्लास्टिक रेनफॉल, इसमें है ना। तो यातायात, धूल, वस्त्र, रेशे, खुले में कचरा जलाना, कचरे का गलत प्रबंधन, ये सारे के सारे रीजन हैं किसके लिए, प्लास्टिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल, है ना। अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, तो देखो रेनफॉल जब होगी तो रेनफॉल से जो अर्बन एरियाज में रेनफॉल हुई, अर्बन एरिया से वाटर रन ऑफ होगा, बहाव होगा उसका, उसके थ्रू वो रिवर्स में नदियों में जाएगा, नदियों से समंदर में जाएगा, और जो समंदर है, जो ओशन है, ओशन की पूरी फूड चेन में वो मिल जाएगा। ओशन की फूड चेन में जैसे क्या होगा कि आपको सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर जू प्लैंक्टन्स, है ना। जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स में तो क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। जूप्लैंक्टन्स में जैसे क्रिल वगैरह हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो स्मॉल फिशेस वगैरह हैं वो आ जाती हैं, उसके बाद में तो बिग फिशेस वगैरह आ जाती हैं। तो ये पूरी की पूरी एक फूड चेन है, इन सबको अफेक्ट करेगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स है इनके अंदर जाएंगे, इनको जूप्लैंक्टन्स खाएंगे, तो इनको बायोमैग्नीफाई होते होते ये बड़ी बड़ी फिशेस में जाएगा। और वहीं जो है आसपास के जो एरियाज हैं, इंडोनेशिया तो पूरा का पूरा आइलैंड कंट्री है, और वहां पर फिश बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है। तो वहां पर क्या होगा, जब फिश कंज्यूम करेंगे फाइनली ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो पूरी की पूरी फूड चेन ही डिस्टॉर्ट हो जाने वाली है। फूड चेन, फूड वेब, इसके बारे में आप नहीं जानते हो तो आप टेंशन मत लो। हमारी बियॉन्ड द बुक सीरीज जो है वो लॉन्च होने वाली है, मैं प्रोसेस में हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जहाँ पर लेता हूँ तो इंस्टीट्यूट में बिल्कुल टाइम मिल नहीं पा रहा है। रिकॉर्ड्स जो है वो रिकॉर्ड जो है वो हो रहे हैं लेक्चर, पर मैं चाह रहा हूँ कि एक बार लेक्चर पूरे रिकॉर्ड कर लूँ, उसी के बाद में रिलीज करूँ, ताकि फिर बीच में रुकने की जरूरत ना पड़े। तो आप बने रहना बियॉन्ड द बुक सीरीज में। मेरी खुद के नोट्स है, खुद की बुक भी है मेरी, है ना, जो इंस्टीट्यूट में चलती है। चलो, आप वो करवाने के बाद में आपको वो पूरे के पूरे नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चलो, कॉजेज अक्रॉस द प्लास्टिक लाइफ साइकिल। देखो ये कॉजेज क्या है इस पूरे प्लास्टिक लाइफ साइकिल में, तो अगर हम देखें अपस्ट्रीम ड्राइवर्स यहाँ से, जहां से प्रोडक्शन होता है वहां से अगर हम देखें, तो हाई प्रोडक्शन हो रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक का। और सिंगल यूज प्लास्टिक का कल्चर कितना चला है, अगर जैसे आप देखो अपने आस पड़ोस में कोई आंटी हो और आप सब्जी मंडी कहीं जाए, सब्जी लेने जाए, तो देखना 5 रुपए की मिर्ची लेंगी तो 5 रुपए की मिर्ची में एक पॉलीथीन, फिर 5 रुपए का धनिया तो 5 रुपए का धनिया में एक पॉलीथीन, अगर वो पॉलीथीन नहीं भी दे तो भैया एक पॉलीथीन और दे दो। ऐसा करके 70 पॉलीथीन इकट्ठा करके लाएंगे आंटी। एक झोला ले जाओ ना भाई घर से, शर्म आती है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक, सॉरी, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो एक कल्चर चल पड़ा है हर चीज में, वो गलत है। साथ ही साथ क्या है, जो रिसाइकलिंग रेट है बहुत कम है, क्योंकि बहुत पतली पतली ये प्लास्टिक होती है, तो इनको जो रिसाइकलिंग करने वाले जो लोग हैं और जो इनको उठाएंगे, है ना, रैक पिकर्स, उनके लिए भी ज्यादा कोई इंसेंटिव होता नहीं है। अगर ये बड़ी थोड़ी मोटी हो, थिक हो, तो ज्यादा हो सकता। हालांकि एनजीटी ने जो है वो इसको थिक करने के और आदेश दिए थे, पर आपको पता है कि एनजीटी वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इनके आदेशों पर अमल करता कौन है? नहीं करता है तो मरो फिर, है ना। नेक्स्ट क्या है, डिजाइन विद एडिटिव्स, सिंथेटिक फाइबर्स दैट शेड इजीली। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, एडिटिव्स हैं, उनका यूज किया जाता है इसमें, जो बहुत जल्दी ही झड़ जाते हैं, और वो जो सूक्ष्म रेशे जो है वो जल्दी से झड़ जाएंगे, तो फिर वो माइक्रोप्लास्टिक बन जाएंगे, और वो आराम से एयर के साथ में चले जाएंगे एटमोस्फेयर में, है ना। फिर क्या होता है, ओपन बर्निंग की जाती है, ओपन बर्निंग की जाएगी, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग जो है
इसकी वजह से एयरबोर्न पार्टिकल्स हो जाते हैं, है ना, यानी खुले में जलाने से हवा में प्लास्टिक के कण फैल जाते हैं, खुले में जाते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली वाले एरिया के बारे में पता हो, तो आपको पता है कि गाजीपुर वाले एरिया में तो हमेशा आगे लगी रहती है, पूरा का पूरा दिल्ली का कूड़ा उधर जाता है। तो कूड़ा अगर खुले में जलता रहेगा तो उससे जो माइक्रो प्लास्टिक है वो तो जाएंगे ही जाएंगे एटमोस्फेयर में। नेक्स्ट, ये तो जहां से प्रोडक्शन हो रहा है अपस्ट्रीम। फिर मिड डाउनस्ट्रीम अगर हम कारक देखें, कुछ फैक्टर्स देखें, तो वो है पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी वेस्ट सेग्रीगेशन होता ही नहीं है। समझ पा रहे हो आप? यानी जो डिग्रेडेबल कचरा है वो भी एक जगह, जो नॉन डिग्रेडेबल कचरा है वो भी एक जगह, प्लास्टिक वाला भी एक जगह, उसमें ही अपना एल्यूमिनियम, आयरन जो सबको डालना है, ग्लास, सब एक जगह डाल देंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने किया है, पर गवर्नमेंट ने किया है फिर सिर्फ कागजों में किया है। हाल जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देके बताऊं कि हमने जब ये गवर्नमेंट ने कहा कि वो ये सेग्रीगेटेड करो, तो हमने दो रख के सेग्रीगेशन करना शुरू कर दिया, एक ड्राई और एक गीला वाला हमने करना शुरू कर दिया था। बट जो गाड़ी आती थी कूड़े वाली, वो कूड़े वाली तो एक ही उसमें डाल के लेके जाती थी, यानी हम दे रहे हैं सूखा वाला वो भी उधर ही डाल दिया, गीला वाला वो भी उधर, तो फिर सेग्रीगेट करने का मतलब क्या हुआ? तो घर पे दो डस्टबिन रखने का मतलब क्या हुआ? तो फिर हमने वापस वैसे ही करना शुरू कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट गवर्नमेंट कुछ तो करे, सिटीजन इनिशिएटिव ले, एटलीस्ट गवर्नमेंट को उनको थोड़ा सा आगे पुश तो करना पड़ेगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर कोई वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं होता, और इसके बाद वजह से लीकेज इनटू स्टॉर्म वाटर, तूफानी जल में इसका रिसाव हो जाता है। और अगर हम देखें कि कोस्टल एरिया के पास में कोई लैंडफिल साइट है, तो फिर वहां से तो तूफान के साथ में वो कचरा जाने वाला है आपका ओशन में, है ना। चलो, एयरबोर्न ट्रांसपोर्ट कैरीज फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस, तो जो वायु प्रवाह है वो रेशो को बहुत दूर तक ले जाता है क्योंकि हल्के होते हैं। उसके बाद में होगा कोस्टल ह्यूमिडिटी जो होती है, और जो ट्रैफिक इंटेंसिटी होती है, वो माइक्रो प्लास्टिक को का जो डिपोजिशन है उसको बढ़ावा देती है। ह्यूमिडिटी होगी तो उसके थ्रू तो डिपोजिशन हम देखते हैं, कंडेंसेशन, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो कंडेंसेशन हो जाएगा और फिर वो रेनफॉल के रूप में नीचे की तरफ आ जाएगा। हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इसके, एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम हेल्थ इम्पैक्ट देखेंगे तो क्या होगा, इसका जब इनहेलेशन होगा, जो इंजेक्शन इसका हो जाएगा, उसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन आ सकता है आपकी पूरी की पूरी बॉडी में, है ना। माइक्रोप्लास्टिक जो अब्जॉर्ब होंगे, अब्जॉर्ब कर लेते हैं हेवी मेटल्स को और टॉक्सिक केमिकल्स को, क्योंकि प्लास्टिक है, ये हेवी मेटल्स जैसे कि आर्सेनिक है, जैसे कि लेड है, इनको भी वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसे बहुत, जैसे आर्सेनिक है तो इससे ब्लैक फुट डिजीज वगैरह हो जाता है ना। जैसे कि लेड है तो ये नर्वस सिस्टम को पूरा अफेक्ट कर देगा आपको इस तरीके से। जैसे कि अगर मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी जो है वो आपका मिनामाटा डिजीज आपको कर देगा इस तरीके से। और जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है वेस्ट वर्कर का, ट्रैफिक पुलिस का, क्योंकि यही रहते हैं उसके आसपास, तो ये लोग ज्यादा अफेक्ट उससे होंगे। ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है तो वहां से जो आपके व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, जो उनसे जो माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होगी उससे कौन अफेक्ट होगा? ट्रैफिक पुलिस वाले। और जो कचरा उठाने वाले हैं, कचरा कर्मी हैं, वो अफेक्ट होंगे क्योंकि वही तो उसमें सारे दिन काम कर रहे होते हैं, तो ये तो ज्यादा अफेक्ट होंगे। हेल्थ के साथ साथ पर्यावरणीय और अर्थव्यवस्था के कारण जो है वो इफेक्ट क्या हो सकते हैं? तो देखो, बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होगी, क्योंकि जो प्लैंक्टॉन्स मैंने बताया, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, वो प्लैंक्टॉन्स इनको खाएंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के अंदर ये जाएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स खाएंगे, जू प्लैंक्टॉन्स को फिशेस खाएंगे, फिशेस को बर्ड्स वगैरह खाएंगे, और फिशेस को बड़ी वाली फिशेस, और उन फिशेस को हम भी खाएंगे। तो ये का पूरा जो फूड चेन है, उस फूड चेन को ही हम कहते हैं कि ये कंटेमिनेट कर देगा। समझ पा रहे हो? तो सबके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है इससे, अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी खत्म होने वाली है, ओशन के जो क्रिएचर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी अभी तो हम सिक्स्थ मास एक्सटेंशन में जी रहे हैं, और ये सिक्स्थ मास एक्सटेंशन हुआ किसकी वजह से? ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से, है ना, ओवर कंजम्पशन की वजह से, इन सब की वजह से ही क्या हो रहा है? सिक्स मास एक्सटेंशन। और इस सिक्स मास एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन बना है, मास्टर की हर एक बात से क्वेश्चन बना है यूपीएससी में। और मैं जब आपको बियॉन्ड द बुक सीरीज करवाने वाला हूँ, उस बियॉन्ड द बुक सीरीज में आपको बताऊंगा मैं कि हर एक टॉपिक से और हर एक मास्टर के कहे गए सेंटेंस से क्वेश्चन किस तरीके से बने। क्योंकि बकवास करने का टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, बहुत सारे और भी काम है। यहाँ मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ, हो सकता है कि इतने बकवास करने में मेरे को पैसे मिले बहुत ज़्यादा। समझ पा रहे हो आप? तो क्यों मैं बकवास करूंगा यहाँ पर? क्योंकि मुझे पता है पर कोचिंग में किस तरीके से काम होता है, टारगेट्स दिए जाते हैं, इतने में आपको करवाना है। यहाँ मैं आराम से करवाऊंगा, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा मेरा चैनल, मैं आराम से करवाऊंगा शांति से, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ। और जिसको नहीं देखना है वो मत देखो, जिसको शांति से समझना है वो समझो। क्योंकि जब टीचर्स का इतिहास लिखा जाएगा आज के 10 20 100 साल बाद में, तो वो भेड़ चाल में एटलीस्ट मेरा नाम तो नहीं होगा।
कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में मैं आपको ये वो पढ़ा दूँ कि जो पता ही नहीं है वो जल्दी जल्दी के चक्कर में बस मैं आपको पढ़ा दूँ कि व्यूज़ लाने। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है इस भेड़ चाल में। चलो, और क्या होगा, ये जो प्लास्टिक है ये क्लॉगिंग कर देगी अर्बन और अर्बन एरियाज में। जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, सिर्फ माइक्रो प्लास्टिक की बात नहीं है यहाँ पर, जो प्लास्टिक आपकी बोटल्स वगैरह सब आपने देखी, वो जाके क्लॉग कर देंगी जो अर्बन एरियाज में जहाँ से पानी निकलने की जगह है, जो ड्रेनेज है उसको तो जाके वो बंद कर देगी। तो उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग होने वाली है ना, और उसकी वजह से हाई क्लीन अप कॉस्ट होगी, उसकी सफाई की लागत भी बढ़ जाएगी। शहरी बाढ़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में। ये क्यों अर्बन फ्लड आती है हर साल, इसी वजह से आती है, क्योंकि जो प्लास्टिक हम और आप यूज करते हैं, एटलीस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक को हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज तो कर सकते हैं, वही कर लो। आप महीने में 1000 प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हो, एटलीस्ट उनको आप 200 कर लोगे तो कितना फर्क पड़ने वाला है, और आप कर सकते हो बहुत सारी जगह आप कर सकते हो। अब कम से कम ये वाली बात सोच रहे हैं, जब भी आप प्लास्टिक का बैग ले तो मेरी ये बात याद रख लेना प्लीज, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हम ह्यूमन से बचा सकते हैं इसको, और क्योंकि हुआ हम लोगों की वजह से, नहीं तो खत्म हो जाने वाला है सब कुछ ये एक दिन। कुछ बेचारे जो मरीन क्रिएचर्स हैं उनकी कोई गलती नहीं है, हम लोगों की वजह से भुगतने वाले हैं। मत करना प्लीज, जितना हो सके उतना हम कम तो कर सकते हैं, खत्म करने को नहीं कह रहा मैं, कम तो कर सकते हैं एटलीस्ट। चलो, टूरिज्म है, फिशरीज है, ये भी सफर करेगी। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में प्लास्टिक का कचरा इतना पड़ा है, जैसे कोई बीच है, बीच के ऊपर प्लास्टिक का कचरा पड़ा है, कौन जाएगा वहां पर घूमने? तो रिक्रिएशनल पर्पज वाले तो वहां जाएंगे नहीं, टूरिज्म वाले वहां जाएंगे नहीं। और इतना प्लास्टिक का कचरा होगा, किसी को पता लगेगा कि इस वाले कॉस्ट में तो प्लास्टिक का कचरा, वहां की फिशेस खाना बंद कर देंगे लोग, फिशेस वैसे ही मरना शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरी फिशरीज और टूरिज्म सेक्टर को भी बर्बाद कर देगा। और क्या होगा, और अगर हम देखें, हाँ, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब ग्लोबल गवर्नेंस क्या है प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड, क्या है, कुछ फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल लेवल पर? तो बिल्कुल है। यहां पर अपना जो यूएनईए है, इसका एक लीगल बाइंडिंग मैंडेट है, प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी भी जिसे कहते हैं, है ना। एक आईएनसी प्रोसेस है, जीरो ड्राफ्ट है ना। ये क्या क्या है सबको अलग अलग एक एक करके समझेंगे। तो ये जीरो ड्राफ्ट एक अपने पास में, एक आईएन है ना। तो ये सब के सब है, जैसे एक प्रोडक्शन कैप है कि प्लास्टिक का जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक एपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? यानी प्रोड्यूसर जिसने प्लास्टिक के बैग को प्रोड्यूस किया है, जैसे आपने बिस्किट का यूज खाया, तो बिस्किट के वो रैप जो होता है वो किससे होगा? वो प्लास्टिक से। कुरकुरे खाए, जो भी चिप्स खाई, तो ये ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई आपने वो प्लास्टिक का कुछ कूड़ा जो है वो क्रिएट करवाया है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोल्यूटर्स पे वाला प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होगा, जो एनजीटी ने अपने केसेस में बहुत बार कहा है ना। वो यहाँ पर ट्रेड रूल्स हैं, फाइनेंशियल कुछ रूल्स हैं, उन सब में इसको प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात हुई है। अभी यूएनईए क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, इसका रेजोल्यूशन है 5/14। 514 जो रेजोल्यूशन है 2022 का ही ये रेजोल्यूशन है। इसने मैंडेटेड किया है, इसने मैंडेट दिया है कि नेगोशिएशन फॉर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। इसने एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी जो है वो सामने रखी है प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर बातचीत शुरू करने का जनादेश दिया था किसने? यूएनईई ने, यूएनईए ने। अगर मेंस में कभी क्वेश्चन बने तो आप ये सब कोट कर सकते हो। और क्या हुआ सर? आईएनसी एक है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी है, वो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब शुरुआत हुई थी इसकी, कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ बियॉन्ड द बुक सीरीज में, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। तो यूएनईपी के ही अधीन ये बनाया गया था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। तो इसका मेन पर्पस क्या हुआ करता था? ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी को फाइनलाइज करना, उसका ड्राफ्ट तैयार करना, उसको फाइनलाइज करना ही इस इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी का मेन पर्पस हुआ करता था। इसकी फर्स्ट मीटिंग 2022 में हुई थी उरुग्वे में, बट अभी इसका जो ड्राफ्ट है वो अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे वाले कामों में कोई आगे आएगा नहीं। जीरो ड्राफ्ट क्या है सर? ये 2023 का एक जीरो ड्राफ्ट है। इनको अगर ऐसे जीरो ड्राफ्ट आईएनसी अगर आप कोट कर देंगे ना मेंस में, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जीरो ड्राफ्ट जो है वो प्लास्टिक ट्रीटी का ही पार्ट है। ये रिलीज किया गया था 2023 में। फॉर्मिंग द इनिशियल नेगोशिएशन टेक्स्ट, यानी स्टार्टिंग में जो नेगोशिएशन टेक्स्ट है वो यही हुआ करता था, जीरो ड्राफ्ट। जीरो ड्राफ्ट सितंबर 2023 में जारी हुआ, जो इस संधि के प्रारंभिक वार्ता पाठ के रूप में प्रयोग हुआ है। इनका जब आप इनको आप कोट करोगे
तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इंडोनेशिया की पॉलिसी या केस स्टडी क्या है, तो कचरा आयात जो है वो विवाद वहाँ में रहा है। इंडोनेशिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कचरे का आयात कर लेता है ना, वेस्ट को इंपोर्ट कर लेता है, फिर उनको वहाँ पर जलाता है, ओपन बर्निंग की जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, खासकर से तोहफा इंडस्ट्री है वो, तो ओपन बर्निंग की जाएगी, तो उसकी वजह से आपको पता है कि फिर हम अभी जैसे मैंने बताया कि वो एयर के साथ चले जाएंगे वो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में, और रेन के साथ नहीं जाया जाएगा। रेनी सीजन में जो है वो जो बीच है वहाँ पर कचरा बढ़ जाता है समुद्री तटों पर, और वहाँ से जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो भी स्ट्रेस में आता है ना। किसकी जरूरत है, तो स्ट्रॉन्ग एपीआर की जरूरत है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। जिसने कूड़ा जनरेट किया है, ये प्लास्टिक जनरेट किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। इंपोर्ट कंट्रोल करना चाहिए, जो कूड़ा आपने इंपोर्ट कर लिया है कुछ पैसों के लालच में और उसके अपने देश में आगे जला रहे हो, भाई खत्म करो। जो प्रोड्यूस किया है ना, जिसने मानो ऑस्ट्रेलिया से खरीदा है, तो ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी है उसको डिस्पोज करना, पैसों के लिए मत खरीदो, जैसे इंडिया में भी ऐसा करते हैं, है ना। माइक्रोप्लास्टिक जो है इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, और इसकी मॉनिटरिंग जो है बहुत अच्छे से की जानी चाहिए, और तत्काल जरूरत है इसकी मॉनिटरिंग की। और क्या कर सकते हैं, तो अपस्ट्रीम सुधार किए जा सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन रिडक्शन टारगेट्स लगाओ कि भाई नहीं सिंगल यूज प्लास्टिक, एटलीस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक को तो हम बैन कर सकते हैं, तो भाई सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको आप कम से कम प्रोडक्शन करो। फेज आउट करो सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे, कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह कुछ ऑल्टरनेटिव्स लेके आओ, बायो प्लास्टिक्स लेके आओ जो ठीक से जो है वो डिग्रेड हो जाती हूँ और ये पोल्यूशन ना होते हो। ड्यूरेबल और रिसाइकलेबल डिजाइन जो है वो लेकर आओ, यानी एक प्लास्टिक बोतल जो पानी पीने के यूज करते हो, एटलीस्ट वो उतना ज्यादा नुकसान है, क्योंकि खूब दिनों तक चलेगा। एसी में भी प्लास्टिक है, आपके फ्रिज में भी प्लास्टिक लगा है, लैपटॉप में भी प्लास्टिक लगा है, पर ये क्या है, खूब दिनों तक चलेंगे। बट जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे आपने पानी वाली बोतल पी, एक 20 रुपए वाली बोतल पी, फेंक दी, खत्म, क्या यूज हुआ उसका। आपने कुरकुरा खाया, फेंक दिया। तो इसकी जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, बायोप्लास्टिक, इसके कुछ ऑल्टरनेटिव हम लेके आने पर ध्यान देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, तो रिसाइकलेबल डिजाइन आपको लेनी चाहिए, ताकि रिसाइकल जो है वो अच्छे से हो पाए। और जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक से इन्फोर्स करो विद मेजरेबल टारगेट्स, तो कुछ हो सकता है। डाउन स्ट्रीम में क्या कर सकते हैं, तो सोर्स सेग्रीगेशन करो, जहां से आपने कूड़ा उठाया है उस कूड़े उठाने वाले सोर्स जो है वही से सेग्रीगेशन करो, कि प्लास्टिक वाला कूड़ा एक तरफ हो, है, और जो डिग्रेडेबल है वो एक तरफ हो, ऐसे सब। एमआरएफ यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करो, वेस्ट वर्कर को का फॉर्मुलाइजेशन करो। और क्या कर सकते हैं, तो जो ओपन बर्निंग है उसको बैन करो, कि कोई भी ओपन बर्निंग नहीं करेगा। जो फाइबर है लॉन्ड्रीज में इंडस्ट्री से जो निकलता है उसको कैप्चर करना शुरू करो, जैसे सल्फर को कैप्चर करते हैं, है ना। ग्रीन प्रोक्योरमेंट करना शुरू करो, हरित खरीद नीति लेकर आओ, अवेयरनेस जनरेट करो, सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, ताकि ये इसको रोका जा सके। जैसे मैं अवेयरनेस से तो जनरेट कर रहा हूँ, मैं यही तो कर रहा हूँ आप में कि भाई प्लास्टिक का यूज कम से कम करना, क्योंकि आपका करा धरा जो है इसका भुगतान कोई और करने वाला है ना। इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ये सब मैं आपको बियॉन्ड द बुक सीरीज में डिटेल से पढ़ाऊंगा। सीपीसीबी अपने यहाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो अपने यहाँ वाटर एक्ट बना था, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट, जो बना था 1974 में, उसके थ्रू ये बना। बाद में 1981 के एयर एक्ट ने भी 1981 के एयर एक्ट ने भी इसको पावर दी। स्वच्छ भारत अभियान अपने यहाँ अर्बन 2.0 है, तो ये अपने यहाँ कुछ जो फ्रेमवर्क है। मॉनसून सिटी जैसे मुंबई चेन्नई वाले जो है उनको भी सिमिलर रिस्क है जैसे कि जकार्ता में है, तो हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। आज इंडोनेशिया में हुआ है, जरूरी नहीं कि इंडोनेशिया तक ये लिमिटेड रहेगा, इंडिया की सिटीज में भी आएगा, है ना। यहाँ पर लाइफ साइकिल फ्रेमिंग, ग्लोबल ट्रीटी, एथिक्स, इन सब के बारे में आप आंसर राइटिंग में जब ये यूज करोगे तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे लाइफस्टाइल फ्रेमिंग में मैंने आपको बताया कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कम से कम करो, सब्जी लेने जा रहे हो तो झोला लेके जाओ, ये सब हम कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रीटीज के बारे में कुछ बात लिखेंगे तो, और बात साथ साथ जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में जब आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये डिटेल से हमने डाला, प्लास्टिक रेन क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरा फिनोमिना किस तरीके से होता है, इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं, है ना। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेमवर्क क्या है, इंडिया में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इंडिया में क्या कुछ फ्रेमवर्क है और क्या किया जाना चाहिए, सब हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर यहाँ से 250 वर्ड्स का मेंस का क्वेश्चन भी आ गया तो आप अच्छे से हैंडल कर लोगे, और जो जो मैंने पॉइंट बताए वो अगर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द बियॉन्ड द बुक सीरीज। चलिए, तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खमा गनी।